जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या है इसको देखो। तो इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं डोनर और एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर, ठीक है। डोनर मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर, ठीक है, तो ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं डोनर। दूसरा एक्सेप्टर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, तो इसमें सिंपल सा परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं डोनर में कि अ स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनर जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है अ स्पीशीज, एक ऐसा स्पीशीज होता है व्हिच, जो कि क्या करता है, व्हिच कैन डोनेट, जो कि डोनेट करता है, व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो समझ में आया, हाँ, जोड़े में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोनर। दूसरा देखें तो एक्सेप्टर में हम क्या बता सकते हैं, अ स्पीशीज व्हिच कैन, व्हिच कैन क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है, व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर, ठीक है। तो डोनर ये होगा, एक्सेप्टर ये होगा। अब इसके बेसिस पर सिंपल सा देखें तो ये देखो, तो एन एच 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 ये दिया हुआ है, क्या होता है ये, अमोनिया। अमोनिया पे देखें तो लोन पेयर रहता है, तो यह क्या करता है, कैसा व्यवहार करेगा, एक्सेप्टर की तरह कि डोनर की तरह। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह जो अपना लोन पेयर है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, यह क्या करता है, इसके कारण से यह क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है, ये है डोनर, ठीक है। इसी प्रकार से देखो तो दूसरा, तो दूसरा ये बता सकते हैं हम लोग सी, डबल बॉन्ड सी, और इससे जुड़ा हुआ है एच एच, और ये एच और ये कैसा व्यवहार करेगा, क्या है ये क्या है, एथिलीन, एथिलीन, और ये एथिलीन क्या करेगा, तो यह भी देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड रखा हुआ है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यह भी क्या करता है, कैसा काम करेगा, तो यह डोनर का काम करता है, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन इनको, और इसी के कारण यह भी क्या होता है, तो यह भी डोनर एटम होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखो एच एच ये दिया हुआ है H2, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में डोनेट कर दे, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H प्लस और ये H प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी जो कैटेगरी है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो यह डोनर एटम के अंतर्गत आएगा, डोनर डोनर मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये बी, इससे जुड़ा हुआ एच एच, ये देखिए हो BH3, ठीक है, ये क्या होता है, तो इस पर पता है लोग को लोन पेयर नहीं होता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, क्यों, क्योंकि देखो बोरॉन है, बोरॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 5 होता है ना, तो 5 में क्या होगा, तो ये देखो तो 1s2 2s2 और 2p1 यही होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये हाइब्रिडाइजेशन को करोगे तो यहाँ एक हो जाता है, और ये 2px पर 1 और py पर 1 और pz जो है उसका
0 ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास जुड़ जाएगा। अब बचा क्या, pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल और वो भी कैसा है, तो वैकेंट है। वैकेंट है तो वो क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से, ठीक है, ये ऑर्बिटल कैसा है, ये है वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से क्या होता है, ये तो ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टर। क्लियर है ये चीज। तो इस बेसिस पर हम लोग इसको डोनर और एक्सेप्टर के बारे में देखते हैं। इसके आगे देखें, कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर हम लोग इसको दिखाते हैं। ये तो नॉर्मल सा होता है कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग इसको बताते हैं। मतलब कौन सा मेथड से, तो LCAO मेथड, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बेसिस पर जब हम इसका एमो डायग्राम बनाते हैं, एमोस डायग्राम, ठीक है, तो इसमें देखो सबसे सिंपल डायग्राम हम लोग बना लेते हैं किसका, H2 का। H2 का बनाए, क्या करते हैं, एमो डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें हम लोग दो एनर्जी लेवल देते हैं, इधर एक मॉलिक्यूल रहता है, इधर दूसरा मॉलिक्यूल रहता है। दोनों पे देखें तो क्या होता है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बनाएंगे, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, B O's बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनाते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाते हैं इसको, तो लिखेंगे ABMOs। ठीक है, जहां पे कौन क्या है, तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, लोअर एनर्जी वाले में। इसमें एक वर्ड यूज किया, एक वर्ड यूज किया मैं, क्या वर्ड यूज किया, इस ओवरलैपिंग को मैं बोला कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैं, वो था कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से हमेशा ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए एक वर्ड यूज किया, वो था क्या, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और नो ओवरलैपिंग से नॉन बॉन्डिंग बनता है। मतलब कहीं पे अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वहां पे क्या बनता है, तो नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। तो फिलहाल यहाँ नहीं होता तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, कैसे इसमें होगा, तो ये हो गया हमारा ऐसा, ये बन रहा है ऐसा, ये H, ये H, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहेगा उसमें आकर के क्या हो जाएंगे, भराएंगे पहले, और इसके बाद देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्बिटल खाली होगा। क्लियर है।
अब यह ऑर्बिटल कौन सा है ये हमको जानना है। तो ये तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस बॉन्ड से बन रहे हैं, यहां से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो देखे होंगे H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसी का यह एंटी बॉन्डिंग है, इसी का यह एंटी बॉन्डिंग है। क्या लिखोगे इसको, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है। अब इस पर तुम लोग क्या बता सकते हो, देखो तो H2 जो है इसमें H2 पर क्या बोल सकते हो, बोलो। सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डोनर का काम करेगा, डोनर का डोनर बिहेवियर, बिहेवियर काम करेगा, मैंने व्यवहार करेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसी के ऊपर में क्या बोलोगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसा होगा, हाँ एक्सेप्टर का काम करेगा, एक्सेप्टर भी है। एक्सेप्टर का बिहेवियर रखें, क्लियर है। तो इस बेसिस पर जब हम LCAO मेथड देखते हैं, उसके बेसिस पर जब हम हेमो डायग्राम बताते हैं, तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तो उसके एक्सेप्टर और डोनर नेचर को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जो ये तो पढ़े होगी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वह उतना ज्यादा स्टेबल होता है, तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देना नहीं चाहेगा, क्लियर है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो H2 है वह डोनर का व्यवहार ना करके क्या करेगा, एक्सेप्टर का व्यवहार करेगा, क्योंकि देखो इसकी एनर्जी हाई है, आसानी से क्या कर सकता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा, क्लियर है। तो इसलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे जो H2 जो बताया, यह इस पेयर के कारण डोनेट व्यवहार नहीं करता, क्या करेगा, यह एक्सेप्टर का काम करेगा। और इसके वजह से तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कारण, क्लियर है, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये बनता है। आगे देखें, इसमें ये भी बता सकते हो, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर घुसा दिए तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये होगा HOMO, क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये क्या होता है, LUMO, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एक्सेप्टर कौन होगा और डोनर कौन होगा, ठीक है। आगे इसमें देखें, तो आगे हम लोग इसमें बता सकते हैं अभी मतलब अभी नहीं है, आज का तो उसमें तो भेजा ना उसको लिंक, चल ये तो हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग इसका देखें तो C डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ है H और H इससे जुड़ा है H एथिलीन का देखें तो इनका तो काम नहीं है, इसमें मेन जो यूनिट है वो है हमारा C डबल बॉन्ड C। इसके बेसिस पर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। तो बनाएंगे तो क्या होगा बोलो,
एक बॉन्ड इसमें से सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड इसका पाई, तो सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा, यही है। तो मेन हम लोग ये यूनिट लेकर के चलते हैं। इस यूनिट में क्या करना है, इस यूनिट में देखो ये हो गया, 2 कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन, तो एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। अब देखो इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन ये हमको बताना है, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन से कितना होता है? वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो तो 1 2 2 तो इधर हो गया, अब बचा कितना? 2, तो एक सिग्मा बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड में, क्लियर है? तो यहाँ पे बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस पर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा और पाई 2 बन रहे हैं, तो इसका देखोगे तो क्या होगा, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 बनेगा इसका, कंस्ट्रक्टिव मोबिलिटी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेगा इसका, बनेगा ऐसा। अब इसको नाम देना पड़ेगा हम लोग को। क्या करोगे, ऐसे नाम दोगे, बोलो किसकी एनर्जी सबसे कम होती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम, ठीक है। उसके बाद पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी उससे अधिक हो, क्लियर है? उसके ऊपर एनर्जी हो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है सिग्मा एंटी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अधिक, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होता है क्रम, हमेशा याद रखना, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग कहां पे आएगा? ये, अगर नॉन बॉन्डिंग बनता तो यहां पे आता, क्लियर है? तो ये नहीं है, इसको हटाओ, ठीक। अब बोलो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसके बाद ठीक है। अब यहां पे हम लोग बता सकते हैं कि इसका होमो कौन, ये क्या होगा इसका होमो, और ये क्या होगा इसका लो, ठीक है। अब हमेशा तुम लोग को याद रखना है कि होमो अगर है तो होमो से डोनर नेचर शो करेगा, लोमो है तो लोमो एक्सेप्टर नेचर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ मेरे को सी डबल बॉन्ड सी और एच और एच और एच ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि यहाँ पे डोनर कनेक्टर किसके कारण? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कारण यह कैसा होगा? डोनर होगा, समझना है? ये तो अभी समझाने के लिए बता दिया, ये नहीं रहेगा उस समय तुमको ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये किससे देगा और किससे लेगा, ठीक है। और बोलो किससे लेगा? ये किससे लेगा? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से यह कैसा करेगा? एक्सेप्टर का, तो क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस बेसिस पर यह दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस पाई के कारण डोनर होगा ये, और जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसके कारण से यह एक्सेप्टर का, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे एक दिया हुआ है ये, सी डबल बॉन्ड O इससे जुड़ा हुआ है H और H, क्या है क्या नाम?
ऐसे तो ये क्या है? और ये क्या है? फार्मेलिटी हाइट। फार्मेलिटी हाइट क्लियर है? तो फार्मेलिटी हाइट का जब बनाने चलोगे तो देखे होगे तुम लोग ऑक्सीजन पे दो लोड पेयर होते हैं अब यहाँ पे देखो इतने का काम है हमको, बाकी को छोड़ दो, उतने का ही हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। बनाओ, ये हो गया। एक साइड क्या रहेगा? कार्बन, दूसरे साइड ऑक्सीजन, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर हमको ऑर्बिटल हमको बताना है। चलो बोलो। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, और बोलो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पर हम देखें क्या बनेगा। सिग्मा है, पाई, ठीक है? ये हो गया इसका ऐसा, और ये हो गया इसका ऐसा। नीचे वाला उससे ऊपर वाला ठीक है? उसके बाद वाला स्टार, इसके बाद हो गया। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का अगला इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का अगला इलेक्ट्रॉन, कार्बन में इलेक्ट्रॉन खत्म। इसमें कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। बोलो लोन पेयर दिख रहा है? लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो यही है हमारा क्या, तो Nb जिसको दिखाते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसका है? ऑक्सीजन। हो गया। साथ में इसके आ गया कीटोन पर, तो ये सब का हो गया पूरा, ठीक है? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? हो गया। ये क्या हुआ? ये है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक? लोमोकॉन, लुमोकॉन, होमोकॉन, हो गया। कीटोन किससे किससे डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण से वह डोनर नेचर शो करेगा, और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के कारण से वह एक्सेप्टर नेचर शो करेगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको हम लोग बताते हैं। इसमें और क्या क्या बता सकते हो दोस्तों? अगर डोनर है, ठीक है, तो डोनर किससे किससे कर सकता है? देखिए अभी अभी हम लोग सिग्मा से डोनेट कर सकते हैं, और बोलो पाई से डोनेट कर सकता है, और नॉन बॉन्डिंग तीनों से डोनेट कर सकता है। मतलब अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स के पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, या नॉन बॉन्डिंग बॉन्ड है, तो वह क्या कर सकता है? डोनर का व्यवहार कर सकता है। क्लियर है? उसी में एक्सेप्टर के बारे में देखिए। एक्सेप्टर में क्या क्या देखिए बोलो। अगर पाई स्टार है तो वह एक्सेप्ट कर सकता है। अगर पाई स्टार नहीं दिया है तो सिग्मा स्टार तो है ही,
हाइड्रोजन के केस में देखे थे ना। हाँ, उस सिग्मा स्टार के कारण से भी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा देखिए एक और BH3 का केस क्या था, वैकेंट और p ऑर्बिटल के कारण से भी यह क्या कर सकता है, एक्सेप्टर का व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज। अब देखो इनका जो एनर्जी का क्रम क्या होता है, तो इसका एनर्जी क्रम ऐसा होता है, ये है हमारा सिग्मा, ये है हमारा पाई, उसके ऊपर जाओगे तो आता है नॉन बॉन्ड, उसके ऊपर जाओगे तो p या इम्पिटी p ऑर्बिटल, इम्पिटी p ऑर्बिटल आता है, और उसके ऊपर जाओगे तो आता है हमारा पाई स्टार, और उसके ऊपर जाओगे तो सिग्मा स्टार। ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, इसमें से कुछ जो है वो क्या होता है, डोनर का व्यवहार करता है। तो कितने लोग डोनर का व्यवहार करते हैं, इतना जो है यह क्या होता है, डोनर, और इतना जो है वह एक्सेप्टर। वैकेंट p ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल बोले। हाँ, वैकेंट p ऑर्बिटल या इम्पिटी, वैकेंट मतलब खाली, इम्पिटी मतलब खाली। ठीक है, तो दोनों वर्ड एक ही है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि इसके कारण यह डोनर नेचर शो करेगा, इसके कारण यह। ठीक है, अब इसके बेसिस पर एनर्जी ऑफ डोनर एटम, एनर्जीज ऑफ डोनर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, डोनर में। डोनर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, नॉन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा एनर्जी है, उससे कम किसकी, और उससे कम किसकी। हाँ, तो उसमें ये बताओ मेरे को, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कौन चाहेगा। अगर ये एग्जांपल दे दिए, ये एग्जांपल दे दिया, अब इसमें पूछता है कि यहाँ पे डोनर का काम कौन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, आसानी से वह क्या कर सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। समझ में आया, उसके रिस्पेक्ट में पाई की कम, और सबसे कम किसकी, सिग्मा। क्लियर है, तो इसलिए इसकी एनर्जी ये। ठीक है, अब इसमें देखें एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो डोनर का हो गया है ना। एक्सेप्टर का देखें तो एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो बोलो इसमें सबसे कम किसकी, सबसे ज्यादा किसकी, सिग्मा स्टार की सबसे ज्यादा है एनर्जी, उसके बाद पाई स्टार की, और उसके बाद देखोगे तो इम्पिटी p ऑर्बिटल की। ठीक है, अब इसमें मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टिंग कैटेगरी किसकी होगी। अब कॉन्सेप्ट का उल्टा हो गया। हाँ, इम्पिटी p ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि देखो इसकी तो एनर्जी है ज्यादा, तो वह अपने पास वाले में जल्दी चल जाएगा ना, अपने पास वाले में जल्दी चला जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी तो ज्यादा है, तो वह क्या करेगा, यहां से यहां तक जाने में ज्यादा एनर्जी जुटाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जिनके बीच एनर्जी गैप कम होगा वहां पे क्या हो जाएगा, वह इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है, आसानी से जा सकता है। उसके बाद ये इसमें इसकी अपेक्षा कम जाएगा, और इसमें तो थोड़ा कठिन ही होगा। क्लियर है, तो इस बेसिस पर हम बताते हैं कि एनर्जी ऑफ डोनर एटम, डोनर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये होता है, एनर्जीज ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये होता है।
ठीक है, तो ये हो गए। इस प्रकार से इसको हम लोग बताते हैं डोनर और एक्सेप्टर का कैटेगरी। यह ऑर्डर किसका होगा? तो डोनर एबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर होगा डोनर एबिलिटी का, और ये ऑर्डर होगा किसका? एनर्जी का तो है, लेकिन क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्टर एबिलिटी जब बनाएंगे ये हो जाएगा और ये मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा क्या? तो ये होगा एक्सेप्टर एबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सेप्टर एबिलिटी ऑर्डर। इसमें क्या बताते हैं हम लोग? तो ये बताते हैं कि the electron is always flow from donor to acceptor। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है हमेशा कहां पे होता है? डोनर से एक्सेप्टर की ओर होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? होमो टू लूमो। लूमो नहीं बोलते, लूमो बोलते, लूमो। ठीक है, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और बताया जाता है कि the energy between HOMO and LUMO, HOMO and LUMO should be less। क्या होना चाहिए? उसको कम होना चाहिए। लेस मतलब कम, उसको कम होना चाहिए, तभी तो वह क्या करता है? Hence या therefore strong bond is formed। बॉन्ड आर तभी वह क्या कर सकता है? तो वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसका करने का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो ये दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, अब यहां पे मेरे को ये दिया ऐसा, ये है हमारा होमो। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का देखें तो दूसरे का मान लो होमो इधर है ऐसा, ये है इसका होमो। ठीक है, इसका लोमो है मान लो ये, और इसका लोगो है ये ऐसा। ठीक है, तो देखिए हम इसको देखना चाहते हैं। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल का है, ये दूसरा मॉलिक्यूल का है। ये होमो यहां तक जाकर के बॉन्ड बनाने में एनर्जी गैप कितना है? बहुत ज्यादा है, मतलब यह बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरा देखें, इसका ये है होमो और लोमो ये, एनर्जी गैप कितना है? कम है, आसानी से बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर ये हमारा होमो ऐसा बॉन्ड बना सकता है, ये वाला, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप कम है,
तो ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी गैप इज लेस, hence formed bond, या hence formed strong bond, strong, ठीक है, तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। बट इस केस में क्या बोलोगे, एनर्जी के इज मोर, hence formed weak bond are not, या तो वीक बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये हो गया। इस बेसिस पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इस पर बता सकते हैं। देखो तो इसको हम क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है हमको एन, इससे जुड़ा हुआ है एच एच एच, मतलब ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या करेगा, एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या यह इसके साथ बॉन्ड बना सकता है कि नहीं। इस पर होमो है, इस पर होमो है, दिख रहा है, होमो है। कौन सा होमो है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल का होमो है। इस पर देखो लोमो है क्या, लोमो है क्या, होना चाहिए। कौन कौन सा आयोडीन में होना चाहिए, तो कौन कौन सा, सभी के सभी है, पाई को छोड़ करके। कौन कौन सा है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बचा क्या, ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, ठीक है। अब देखो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, तो यहाँ पे इम्पिटी पी ना हो करके क्या होगा, डी, इम्पिटी डी होगा। इम्पिटी डी कैसे होगा, तो इसके लिए तुम लोग बताते हो नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला याद होगा। तो नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक का है, लेकिन यह क्या होता है, तो नाइट्रोजन को बोलते हैं 2p होता है, जिसके कारण 2d यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए d ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होता बोलते। लेकिन इस पर क्या बोलते हो, 2p 3p का है, इसलिए यहाँ पे 3d वेकेंट अवस्था में उपस्थित रहता है, ऐसा बोलते हो, वेकेंट ऑर्बिटल मिला। ठीक है, इसका तो ऐसे ही आयोडीन भी क्या होता है, नीचे का सदस्य है, इस पर क्या होगा, तो 4p में आता है, ये 4p इलेक्ट्रॉन, तो 4p तो हो गया नहीं इसका, क्योंकि वेकेंट होगा। क्लियर है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पे लुमो है, लुमो है। अब देखो दोनों के बीच का एनर्जी गैप अब हमको देखना है, तो बताओ गैप कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम, कम होगा। क्यों होगा कम, नॉन बॉन्डिंग में होमो है, ठीक है। और बोलो, गधे लोग ज्यादा होगा, क्यों होगा, ये देखो नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, और आयोडीन का कितना होता है, कितने का अंतर है, तो गेट भी क्या होगा, उसको छोड़ो, इसको देखो, नॉन बॉन्डिंग बोल रहे हो, नॉन बॉन्डिंग किसके बाद आ रहा है, ये देखो 2p के बाद नॉन बॉन्डिंग ले रहे हैं, और ये किसमें आ रहा है, 4p
और 4d के आसपास। कितने का अंतर हो गया? बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब यहाँ पे इसका लूम होमो और इसके लोमो के बीच का जो एनर्जी गैप है, यह क्या होता है? एनर्जी गैप क्या होता है? मोर होता है। अब मोर होने के कारण से हाँ वीक बॉन्ड बनेगा। ये वीक बॉन्ड बनेगा या फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? और यही चीज अगर ये होगा, ये हो गया और इससे जुड़ा हुआ है ऐसा, और यहाँ पे है फ्लोरीन। अब बोलो, हो सकता है? नहीं होगा। क्यों होगा? 2p का सदस्य है ये भी, 2p का सदस्य ये भी। क्लियर है? एनर्जी के बहुत कम होगा। अब बहुत कम होगा तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं इसके बॉन्ड फॉर्मेशन, या दूसरा भी इसका साइज भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन में ये वाला जो साइज है ये छोटा होगा ऐसा, लेकिन आयोडीन है, आयोडीन से जुड़ा हुआ कार्बन है तो ये कितना बड़ा होगा? ऐसा होगा। ये होगा आयोडीन, तो इसके बीच का जो गैप है वह क्या हो जाएगा? लार्ज या मोर गैप। ये छोटा, ये बहुत बड़ा, बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा? हाँ, उनके बीच की दूरी भी क्या होगी? दूर दूर होगी, दूर दूर होगी तो क्या होगा? वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो दोनों सदस्य सेम ही है लगभग, क्या होगा? आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं, छोटा गैप नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है? तो यह देखें तो इस केस में यहाँ पे इम्पिटी ऑर्बिटल को छोड़ दे तो यह क्या करता है? तो ये जो है लोमो का काम करता है। कौन सा? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? लूमो का काम करता है। यहाँ पे बोलो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या करता है? यहाँ पे लूमो का काम करता है। क्लियर है? तो इस बेसिस पर यह दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें बताते हैं। ठीक है? डोनर एबिलिटी देखें तो डोनर एबिलिटी में हम किस प्रकार से बता सकते हैं इसको देखें। डोनर एबिलिटी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है? अभी पढ़े उतने में पता किसकी? नॉन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो वो वाला एनर्जी हम क्या एनर्जी बोलते हैं उसको? एनर्जी तो है, इसे दिखाएंगे किसकी एनर्जी? नॉन बॉन्डिंग की। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी वहां पे क्या हो रहा था? कौन सा ऑर्बिटल हो रहा था? कौन सा ऑर्बिटल हो रहा था? होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डोनर एबिलिटी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या होमो के। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर बताया जाता है कि p ऑर्बिटल having more donor ability, more donor ability, p ऑर्बिटल में ज्यादा डोनर एबिलिटी होती है बोल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में?
s ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट s ऑर्बिटल हैविंग लेस डोनर एबिलिटी। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। s ऑर्बिटल अगर ज्यादा होगा तो डोनर एबिलिटी कम होगी, p ऑर्बिटल अगर ज्यादा होगा तो डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है इस चीज में? चलो किसी चीज को किसके बेसिस पर पढ़ते हैं? s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल है, sp3 है, sp3d। कितने पर देखते हैं? ठीक है, अब इस पर देखो तो s परसेंटेज करें और p परसेंटेज करें। s पर बोलो कितना परसेंट है? s अगर है सिर्फ कितना परसेंट है? 100% है। p कितना है? p पर ये 0% और ये 100%। अब इसका देखो तो sp इसका बोलो तो 13 कितना? 33.33% और ये कितना? होगा होगा ना? 6.7 ये 6 चलो कितना होगा? इसका बोलो तो इसका छोड़ो, इसी की जैसा ही है तो इसको छोड़ देते हैं। अब इस पर बताओ किसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? ये तो पता चल रहा है। किसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा? पी की। ठीक है, पी की डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं पी सबसे ज्यादा। उसके बाद बोलो जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वह डोनर एबिलिटी ज्यादा रखेगा। बोलो यही होगा। तो ये होते हैं क्या? तो ये बता सकते हो इसमें कि इस प्रकार से पी कैरेक्टर बढ़ता है। इधर आते जाओ, मतलब जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ते जाता है पी कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन कम होते जाता है अगर ये ऐसा लिखा है ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस करेक्ट। ठीक है, और ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी करेक्ट। दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर ऐसा देखेंगे तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा, एस से इधर जाएंगे तो अगर पी से वापिस आते हैं एस की ओर तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? इसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि डोनर एबिलिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डोनर एबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पी कैरेक्टर की। एनर्जी वाला पहले पढ़ चुके हैं ना, उसको छोड़ो ना। अब क्या देखना है? हम जिससे रिलेशन दे रहे हैं उसके बेसिस पर देखना है। तो क्या होगा? जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वह डोनर एबिलिटी ज्यादा रखेगा। क्लियर है? डोनर एबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कौन सा?
एस करेक्टर। क्यों? क्योंकि जहां हम लोग देख लिए कि पी करेक्टर जैसे जैसे लूज होते जाएगा एस करेक्टर बढ़ते जाएगा, वहां पे डोनर एबिलिटी उसकी कम होती चल। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर ये दिया हुआ है एटम सेम, एटम अगर सेम, ठीक है, तो मान लो एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन। अब इन तीनों में बोल रहा है कि इसका डोनर एबिलिटी किसका ज्यादा, तो अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, मान लो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन है s। ठीक है, बोलो किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा? इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये और ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा इसका? यही होगा। तो डोनर एबिलिटी का ऑर्डर देखें तो डोनर एबिलिटी इधर पी करेक्टर बढ़ेगा, उधर डोनर एबिलिटी भी बढ़ेगी, जिधर एस करेक्टर बढ़ेगा उधर डोनर एबिलिटी कम होगी। क्लियर है? चलो इसी के एग्जांपल सिंपल से मैं ये दे देता हूं, ये हो गया। दूसरा देखो, या इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और तीसरा दे देते हैं इसको। बोलो किसकी डोनर एबिलिटी सबसे है? इसको पीएच कर दो, बोलो किसका? मेथाइन का सबसे ज्यादा। क्यों? कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी। इस पर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3, इस पर देखें तो sp2, इस पर भी, और इस पर देखेंगे तो sp। पी करेक्टर जिसका ज्यादा उस पर डोनर एबिलिटी भी ज्यादा, इसलिए ऐसा लिखाएंगे। समझ में आया? तो इस बेसिस पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलो पहला इसमें क्वेश्चन है सी, ये दिया हुआ है, ये है दूसरा, इसको 2 कर देते हैं और ये डबल बॉन्ड सी, इसको माइनस है, ये एच, थर्ड है ये एच सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और इस पर है माइनस। इन तीनों में मेरे को बताओ इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा, कौन जल्दी डोनेट करेगा? माइनस चार्ज सब में है, कार्बन सब में, तो कौन सा सबसे जल्दी डोनेट करेगा या डोनर एबिलिटी का ऑर्डर बोलो। फास्ट कम होगा, क्यों होगा? पी करेक्टर ज्यादा है, कहां से पता चला? कौन सा है? कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन क्या होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेता है? sp3। ये क्या है? तो देखो दो बॉन्ड बना हुआ है, एक लोन पेयर के ऊपर रहेगा, ये मतलब नॉन बॉन्डिंग, तो ये क्या होगा sp2 और ये क्या होगा s। इसलिए दो फर्स्ट की डोनर एबिलिटी ज्यादा इससे, सेकंड से, और सेकंड की डोनर एबिलिटी ज्यादा किससे? थर्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया अगर सेम एटम है तब, और इसका रीजन क्या है तो पी करेक्टर।
दूसरा क्वेश्चन में बोलता है ये CH3 इससे जुड़ा हुआ है NH2, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है CH2 डबल बॉन्ड NH और ये, और तीसरा दिया हुआ है CH 1 2 3 और ये ऐसा। ठीक है, बोलो किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा? तो ये है डोनर एबिलिटी, और क्या होगा? फर्स्ट का ज्यादा, सेकंड उससे कम, और थर्ड सबसे। क्यों? sp3 sp2 sp, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं इसके डोनर एबिलिटी को। आगे देखें तो आगे बोलता है डोनर एबिलिटी is also depends on bond angle। ये क्या होता है? तो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करेगा? तो ये देखो, तो सिंपल सा चीज, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है? ऐसा होता है, ये दिखने का 180 डिग्री। यहीं पे sp2 में ये होता है, कितने का होता है? ठीक है, यहीं पे sp3 में ये होता है। यही होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर देखिए तो क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल, अब देखो इसको रिलेट कर देते हैं पी कैरेक्टर से। हम लोग पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। समझ में आया? तो हमको ये पता है डोनर एबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, है ना? तो एस कैरेक्टर अगर बढ़ा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डोनर एबिलिटी घटेगा। तो इसलिए इसके बेसिस पर हम इसको दे सकते हैं कि यह 1 बाई बॉन्ड एंगल, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा डोनर एबिलिटी कम होते चलेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये तो केस हो गया किसका? नॉर्मल। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें इस पर साइक्लिक पर, ठीक है, साइक्लिक देखो तो इसको ऐसा देखते होंगे, इस पर देखें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? इस कार्बन पर। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था, है ना? लेकिन होता क्या है, ये देखो, इसका जो बॉन्ड एंगल है वह हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, और ऊपर का जो बॉन्ड एंगल है इसका, ये हमको प्राप्त होता है कितने का? तो ये होता है 114 डिग्री। ठीक है, तो
ये क्या होता है, तो ये अभी पढ़ोगे जब तुम लोग हेटेरोकेमिस्ट्री ना, उसमें टॉर्सनल एंगल, एंगल स्ट्रेन और एक और फ्लैट इंटरेक्शन, स्ट्रेन के बेसिस पर इसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये 60 क्या है, ये कितने का है। तो यहां पे एस करेक्टर की बात करें तो रिंग में बात करेंगे हम लोग। एस करेक्टर की बात करेंगे तो किसमें बात करेंगे, रिंग में। ठीक है, रिंग में देखो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, बॉन्ड एंगल क्या हुआ रिंग में, कम हो गया। कितना होना चाहिए था उसको, इतना होना चाहिए था, इससे यह कम हो गया। कम हो गया बॉन्ड एंगल, मतलब क्या करेक्टर बढ़ेगा, पी करेक्टर रिंग में बढ़ा। समझना है, तो इसमें पी करेक्टर इंक्रीज, पी करेक्टर इंक्रीज। अब बोलो पी करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं डोनर एबिलिटी क्या हो जाता है, समझ में आई चीज। अब यही आगे देखो तो ये दिया हुआ है, पहला तो ये समझ में आ गया, इसका वाला एच एच और इसके कितना है, ये 60 है। ठीक है, यही हो गया ऐसा, ये कितने डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये बन गया, इसके बीच का एंगल बोलो कितने का होगा, तो ये होता है हमारा 108 डिग्री का। ठीक है, उसके आगे देखो ये होता है कितने का, ठीक है। इसको 60 होना चाहिए, इसमें एक गड़बड़ हो गया कि इसको डबल दे दिया, ठीक है 1 2 3, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का केस है ना, साइक्लोहेक्सेन का केस है। चलो इस पर देखो तो बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, बॉन्ड एंगल यहां से यहां आएंगे तो क्या हो गया, बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ा, कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर यहां बढ़ गया, रिंग यहां है, बॉन्ड एंगल और बढ़ गया, एस करेक्टर और बढ़ गया, यहां देखो और ज्यादा हो गया। चलो इसको दे देते हैं 1 2 3 4, हो गया। बताओ मेरे को एस करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, एस करेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें सबसे कम किसका है, एस करेक्टर का, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया। अब डोनर एबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डोनर एबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, सबसे कम डोनर एबिलिटी किसकी, 4 की। क्यों, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एस कैरेक्टर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4, उसके बाद बोलो, उसके बाद 1। तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी कौन रखेगा, 1 रखेगा, और सबसे कम डोनर एबिलिटी कौन रखेगा, 4 रखेगा। समझ में आया ये चीज। आओ इस
बोलो, डोनर एबिलिटी ऑर्डर हो, किसका सबसे ज्यादा, फोर्स का सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसमें, वन सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद है फोर्थ। ये होगा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछूं, सिर्फ ऑर्डर पूछूं, तो उसको बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो। ठीक है, अगर इसी को मैं बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या करते, फोर को पहले लिखते, उससे ज्यादा होता है किसका, थ्री का, उससे ज्यादा होता है टू का, और उससे ज्यादा होता है वन। ये बताते, ठीक है, वही चीज है, बस लिखने का तरीका जो है वो चेंज है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं डोनर एबिलिटी को। कल देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिसिटी। डोनर एबिलिटी इतने में खत्म।